अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं मरियम खान। खबरें चलेगी लगातार मगर तेज से सैरिशों पर नजर मगर दूसरे जाविये से। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सिंध का 3,300 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर 964 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात पर 1900 अरब रुपए रखने की तजवीज़, तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला। मोहसिन नकवी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुसालहत के लिए सरगर्म। वज़ीर दाखिला की एक रोज़ में 2 अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान के बाद सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल टीचिंग हस्पताल का दौरा। मरीम नवाज के हस्पताल आमद से कबल आतिश ज़दगी के शिकार 3, मजीद बच्चे दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ भाग बच्चों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर साहिवाल टीचिंग हस्पताल के प्रिंसिपल इमरान हसन, MS अख्तर महबूब, AMS और एडमिन अफसर गिरफ्तार। सीनियर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर नर्सिस का हंगामा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, 4 डॉक्टर्स जख्मी। अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि जुडिशरी में मुख्तलिफ इदारे मुदाखलत में मुलविस हैं। जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि महंगाई को 38% से कंट्रोल करके 11.8% पर ले आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा महकमा खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी वफाकी तर्ज पर 20 से 25% इजाफा होगा। सूबाई खजाने पर मजीद 80 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की कंसल्टेंसी फर्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमाकारी को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब का इम्कान। शहबाज शरीफ बजट से मुतालिक कौम को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर हुकूमती कारकर्दगी पर भी इजहार ख्याल करेंगे। दौरा चीन से मुतालिक भी कौम को तफसीलात से आगाह करेंगे। बजट के मौके पर पीपल्स पार्टी ने टोकन एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं कि जेल से बाहर ही ना आए। सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ पर बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दिया है। PTI रहनुमा शिव शाहीन ने कहा कि ट्रायल हमारे केसेस के हैं और जेल ट्रायल में नून लीग के MNA दंदनाते फिर रहे हैं। अरबों रुपए की अदम अदायगी पर की इलेक्ट्रिक और सिंध सरकार आमने सामने। बिल अदा न करने पर 64 महकमों की बिजली काटने का हतमी नोटिस पेश किया। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने कहा कि महकमों के ज़िम्मे 1 अरब 70 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। लाहौर में पोलियो मुहिम मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। 10 में से 9 टाउन्स में मुहिम गैर मौसर। न्यू न्यूज़ से पोलियो के 3rd पार्टी सर्वे के नताइज हासिल कर लिए। PCM के 18 UC सर्वे में 8 फेल करार पाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
मनासिक हज की अदायगी का आज से आगाज। लाखों आज़मीन हज मना की जानिब रवा दवा। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। अरफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर असर की नमाज। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। बकरा, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। शहरियों के सस्ते जानवर की तलाश में एक से दूसरे मवेशी मंडियों के चक्कर। व्यापारी के मुंह मांगे दाम से खरीदार परेशान। ईद उल अज़हा से कबल पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये 28 पैसे, डीजल 4 रुपये 2 पैसे सस्ता होने की तवक्को। वज़ारत ख़ज़ाना कल पेट्रोलियम मसवाद की नई कीमतों का ऐलान करेगी। कराची में दूध मजीद 20 रुपये महंगा। नई कीमत 220 रुपये फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची ने कीमत में इजाफा दूध की क्वालिटी से मशरूत कर दिया। शहरियों का दूध की कीमत बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। केस की समाअत 20 जून को होगी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पंजाब असम्बली में मैरिट के बरक्स भर्तियों के केस की समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नौशहरा के नवाही इलाके निजामपुर में घरेलू तनाज़ा 3 जाने ले गया। फायरिंग से मियाँ बीवी और बेटी जा बहाक। मुल्जिमान ने फायरिंग के बाद लाशों पर तेजाब फेंक दिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से और बताएंगे कि कौन सी खबरों को पाकिस्तान नामा का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कि उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। और ईद कुर्बान करीब है तो मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी का मुआहिदों पर अमल दरामद का मुतालबा। नून लीग की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से शिकायत है। बताते चले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का मुआहिदों पर अमल दरामद का मुतालबा। आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। आमना जंजुआ, बताइए इख्तलाफात अभी वहीं के वहीं हैं, क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मसाइल हल ना हो सके, अब तक मुज़ाकरात नहीं किए जा सके। दो दौर जो है मुज़ाकरात के हो चुके हैं। इजलास दोनों जमातों की तरफ से जो है वो 2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई मुआहिदा ना हो सका, मुज़ाकरात ना हो सके। डेड लॉक अब भी बरकरार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जो है मुतहरिक हुए हैं। कल जो है वो जरदारी हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से उन्होंने 1.5 घंटे की एक तवील मुलाकात की, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने मनाने की कोशिश की, जिस पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मोहसिन नकवी के सामने रखे। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, बड़ी इत्तेहादी जमात होने के बावजूद जो है बजट में उसे इग्नोर किया गया। इसके अलावा उन्होंने सिंध के फ़ंड्स के मुतालिक भी उनको बताया। ख़ास तौर पर अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के रवैये पर जो उनके अरकान है वो शिकायत कर चुके हैं। कई बार वो ये बात भी उन्होंने उनके सामने रखी। आपको बताया चलूँ कि पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि पंजाब से मुतल्लिक जो मुआहिदा है उस पर पूरा नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब की काबीना से मुतल्लिक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तबादले हैं सरकारी अफसरान के, उस पर अपडेट करने के लिए अभी आपको बराह रास्त चलते हैं। बात हुई थी कि जहां पर मुराद अली शाह भी मौजूद हैं और बजट इजलास के हवाले से खिताब किया जाएगा। People of Sindh, and we are mindful of what this signifies, that we enjoy the continued trust of the people and have been able to justify this trust by consistent delivery. It is indeed humbling. The credit of this goes entirely to the workers and the leadership of Pakistan People's Party. People's recognition of Pakistan People's Party's work from 2008 to 2023 through their resounding mandate in the general elections of 2024 has reinvigorated the PPP's mission to serve the people of this province selflessly. The Pakistan People's Party
secured more votes than ever before in Sindh and commands an absolute majority in the Provincial Assembly of Sindh. From Prime Minister Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who first envisioned the transfer of power to the people, to his valiant daughter, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who spent her life struggling to fulfill her father's mission. We have been guided by forces true only to the people and the land, and they in turn have been guided and inspired by the teachings of Baba-e-Qaum Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Today, sir, President Asif Ali Zardari and Chairman Bilawal Bhutto Zardari carry the torch of these beliefs and the promise of a better tomorrow. And it's towards this better tomorrow for the people of this land for which we continue to strive. This is why the people have elected us with an overwhelming majority for which we will remain indebted. Mr. Speaker, I am so grateful and humbled that my leadership chose to once again entrust me with the task of leading the province and realizing their vision. I will try my utmost to live up to the faith reposed in me. I am also indebted to the members of the Provincial Assembly of Sindh who have, for the third consecutive time, elected me to lead them. I pray that Almighty Allah gives me the strength and the wisdom to come up to the expectation of my leadership, my colleagues in this august house, and most importantly, the people of Sindh. I also thank Prime Minister Mian Mohammad Shahbaz Sharif, with whom we have enjoyed a conducive working relationship and whose vision of service delivery aligns with us. I am confident that the Prime Minister will continue to support us as we serve the people. Mr. Speaker, we are all completely aware that the last 5 years have been very challenging, both politically as well as on the economic front for the region in general and Sindh in particular. In early 2020, we were exposed to COVID-19 pandemic. Karachi was faced with the highest ever rainfall in the summer of 2020. The districts of Shahid Benazirabad, Sangharh, Mirpur Khas, Badin, Umarkot and Tharparkar were flooded in the same year due to torrential rains. And so we are all aware that in 2022, floods of unprecedented magnitude severely affected almost 2/3 of our province, resulting in a grave human tragedy. On top of these challenges, we had a borderline hostile government for almost 4 years of our previous tenure. Despite these challenges, we were able to perform. This was due to the resilience of the people of Sindh and the resolve of the provincial government and the leadership of the Pakistan People's Party. So before I talk about budget for the next year, I would like to talk about two specific things. First of all, highlight some of the major achievements during our last tenure and especially talk about the floods of 2022 and how the government of Sindh, the leadership of Pakistan People's Party and the people of Sindh faced this great human tragedy. Mr. Speaker, I'll start with the health sector. Sindh government takes pride in having the best tertiary healthcare system in the country. Our public sector hospitals are catering to patients from all over the country without any discrimination. Sindh government started free ambulance service in 2017 under a public-private partnership named as Sindh People's Ambulance Service, which carried out its operation in Karachi, Thatta and Sijawal with a fleet of 85 ambulances till 2021. It was later transformed into Sindh Integrated Emergency and Health Services under the umbrella of the Health Department. Presently, a total fleet of 315 state-of-the-art ambulances is available with Sindh Integrated and Emergency Health Services. In remote areas of 11 districts, mobile health services were provided free of cost via 26 mobile hospitals, through which more than 2.5 million patients have been served in the last 5 years. The Jinnah Postgraduate Medical Center, the National Institute of Child Health and the National Institute of Cardiovascular Disease combined have more than 4,000 beds today. In last year alone, 3.5 million patients benefited from the free of cost service. Total budget of these three hospitals
has been enhanced to rupees 25.75 billion from rupees 1.9 billion in 2013 when these hospitals were transferred to the provincial government. Operational robotic surgical systems along with 9 CT scanners, 9 MRI scanners, 9 angiography units are functional. During financial year 2022-23, rupees 1.7 billion were provided for purchase of essential equipment for surgical complex of Jinnah Postgraduate Medical Center and for procurement of additional cyber knife with the latest model. Currently, JPMC possesses 2 cyber knives and 1 robotic-based surgical system. A state-of-the-art JPMC surgical complex was completed in 2020, which was inaugurated by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. The Sindh Institute of Cardiovascular Disease. We've got 9 satellite centers of SICVD that have been established across Sindh with a patient load of 5 million to date. These are 5 million lives that have been catered for and many of them saved. Moreover, 29 chest pain units have been established across Sindh. Stroke intervention program along with installation of latest CT scan machines has been started at Tando Muhammad Khan and Sakkar. The Sindh Institute of Urology and Transplantation, SIUT, has a 1,200-bed comprehensive healthcare system and 72 departments have become Pakistan's largest dialysis center with 1,500 dialysis are carried out daily and more than 14.5 million patients were served during the last 5 years. Rupees 47.7 billion have been provided by Sindh government to SIUT in the last 5 years. Today, SIUT houses Pakistan's largest transplant center, dedicated oncology hospital, pioneering work in robotic surgery since 2017, state-of-the-art pediatric cardiology. SIUT's further expansion includes medical center at Sakkar, dialysis center at Ladkana and Shikarpur, and new children's hospital in Karachi. Sir, the medical center at Sakkar and the dialysis center at Ladkana were both inaugurated by Chairman Bilawal Bhutto Zardari. Peer Abdul Qadir Shah Jilani Institute of Medical Sciences, Gampat, is the only healthcare institute of Pakistan providing 5 human organ transplant facilities under one roof. These are liver, kidney, bone marrow, lung, and corneal transplants. A state-of-the-art nuclear medicine department has been established at Gambat. In addition, a state-of-the-art cardiothoracic department along with robotic-based advanced cath lab has been established. Neuro-OT complex has been established. Department of orthoscopy, hip joint and shoulder joint replacement has been established. Liver transplant tower is completed. Stem cell gene therapy center has been established. Sindh Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, SIPMNR, offers rehabilitation services to the people of Sindh since 2007. They serve people with disabilities. It established the Center for Autism Rehabilitation and Training Sindh, C-Arts, for providing free service to autism-affected children, thus making C-Arts the biggest network in South Asia for autism patients. C-Arts is running 5 centers in the province, 3 in Karachi and 1 each in Hyderabad and Gambat. Furthermore, C-Arts centers will be made functional at Shahid Benazirabad, Sakkar and Ladkana in the next financial year. Sindh government, in a joint venture with Parents Voice Association Ujala, has taken initiative of building the first free residential complex on a 4,000 square yards plot in DHA, Karachi, for persons with disabilities. The required funding of rupees 200 million for construction has already been released in the last financial year. The Sindh Institute of Child Health and Neonatology has the largest level 3 neonatal intensive care unit in Pakistan with 77 bedded neonatal ICUs and 40 bedded pediatric ICU combined, all connected to incubators and supported by ventilators. SICHN has served over 230,000 patients since 2022. The SICHN started from Karachi and now expanded to Sakkar and Shahid Benazirabad. Intensive care units will soon be established in Ladkano Civil Hospital, Karachi, Sobraj Hospital, Karachi,
and Mother and Child Hospital, Azam Basti, Karachi. A children's hospital in Mirpur Khas will also soon be functional. So I just want to talk about SICHN. Its Kurangi Center has more facilities for emergency than all the private hospitals, and I'm talking about the Aga Khans and the South cities combined in one place, and it's all free of cost. Moreover, SICHN has Pakistan's first Sharia compliant human milk bank has also been launched, setting new standards in neonatal care. Another success story of the government of Sindh is the Child Life Foundation. Sindh government has partnered with Child Life Foundation, resulting in every child in Sindh being within 30 minutes reach of emergency care 24/7 free of charge. Modern emergency rooms in 9 teaching hospitals in Karachi, Hyderabad, Shaheed Benazirabad, Ladkano and Sakkar have been established in collaboration with Child Life Foundation. Through 106 telemedicine satellite centers, all tehsils of Sindh, tehsil hospitals across Sindh are linked 24/7 under a hub and spoke system. Till date, more than 6 million children have been treated in emergency rooms of government hospitals across Sindh in partnership with Child Life Foundation. Latest research by US-based Palissy Global Health acknowledges high quality of pediatric emergency rooms at Sindh government hospitals operated in collaboration with Child Life. It is highly satisfying for us that in the 28th session Conference of Parties COP28 held in Dubai last year, Child Life Foundation was among the 3 finalists from 5,000 plus applicants who had made some difference in the lives of people. We lost to, I believe it was an Italian or a Turkish firm, but we came second in more than 5,000 people who participated. So I'll briefly talk about the education sector. A major problem was quality teachers. And what we've done is that we've hired or recruited more than 60,000 teachers, and they've been appointed in 700 schools, and these 700 schools have been upgraded to secondary and higher secondary schools. 700 shelterless schools have been constructed in our last tenure. Teachers' appointment on contract basis from 2008 to 19 have been regularized. 106 secondary schools with assistance of USAID and 76 girls elementary schools with assistance of JICA have been constructed. We established 4 more public sector universities, namely Sheikh Ayaz University Shikarpur, Begum Nusrat Bhutto University Sakkar, Government College University Hyderabad and Shaheed Allah Bakhsh University at Jamshoro. Under the Benazir Bhutto Shaheed Human Resource and Research and Development Board, more than 150,000 youths have been trained. Through the Sindh Education Foundation, the government of Sindh has achieved notable success in terms of enhancing access to quality education for approximately 900,000 children through a network of 2,890 schools and centers. SEF, in partnership with Teach the World Foundation, has launched an out-of-box solution which has already established 50 micro schools where 5,000 out-of-school children have been enrolled. And I would suggest that these Teach the World Foundation schools be visited. We've already done 50. By the end of this year, we'll complete 100. These are children who are older children who've been out of school, and we take them out from the streets, bring them to our schools in areas where they've never gone to school, and the change that you see is phenomenal. Within weeks, the children who've never been to school, by use of assisted devices, start to not only read and write, but also do mathematics. And hopefully I will demonstrate this at the in my budget winding up speech, because this is one area that we have been very successful and we are proud of it. The teachers licensing program. Sindh government has launched a public-private initiative to improve the quality of education in government school. Through this initiative, a teaching license system has been introduced. This collaboration is of first type in Pakistan, whereby only B.Ed graduates are eligible to take the license test, thereby establishing teaching as a profession. Previously, teachers were inducted at government pay scale grade 14, but now grade 16 posts have been created exclusively for licensed teachers. As the Honorable Education Minister has it, we have a license for everything, but we don't have a license for teachers.
And that is why this is something that only the province of Sindh has done, and inshallah ta'ala we shall see reap the fruits of this in the near future. The Works and Services Department, a Sindh Road Network Master Plan has been developed, and in the last 5 years, 5,636 kilometers of road have been constructed. In the Irrigation Department, in the last 5 years, 174 schemes costing rupees 79 billion were completed for lining of 3,675 miles of irrigation canals. 5,880 cusics of water was saved due to complete lining of these canals at the rate of 1.6 cusics per mile in the last 5 years. In the energy sector, we now have a total of 3,240 megawatts added to the national grid produced from indigenous Thar coal, which is at the moment the cheapest electricity being produced in Pakistan. All our Thar coal projects are at the very top of merit order and evacuating power for the entire country. We've constructed 12 wind power projects, 3 solar power projects, and solar hybrid green hydrogen project and wind solar hybrid project has been added to the national grid. In addition, one area that I would like to mention is our people's bus service. We, as you remember, Mr. Speaker, you had started this initiative, and then your successor, the Transport Minister, took this as a challenge, and today we have a bus system, and the problem is that the demand is so high that we are not able to keep up with the demand. But inshallah ta'ala, we've kept money in this budget for new buses, and we will provide buses for these comfortable buses for people to travel comfortable and cheap. मैं उर्दू में तकरीर मौजूद है, ये कई बार हो चुका है, मेरे ख्याल है मुझे बीच में ना मैं वाइंडिंग अप में सारा उर्दू में दोबारा आपको बता दूंगा। इसे इंटरप्ट नहीं करते स्पीच में, नहीं स्पीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज, बैठ जाएं। Sindh boasts the best PPP framework in Pakistan, which has been recognized internationally. I would like to highlight some of the major achievements of Sindh government which are made possible via public-private partnership. Sindh has a diversified PPP project portfolio which covers education, health, roads, bridges, water, energy, transport, information technology, industrial and economic zones, and forestation. It has grown from a mere 5 billion in 2010 to more than 700 billion rupees in 2024. Currently, projects worth rupees 142 billion are under construction, while projects worth more than rupees 267 billion are under investor solicitation stage and expected to be outsourced, awarded to private partners by June 2025. Some of the significant achievements under the PPP program are the Ghotki Kandkot Bridge, which is under construction. It is a length of 12.2 kilometers, and it is going to be the longest bridge over a river in Pakistan. Even currently we hold that record. The Jhirk Mulakatiyar Bridge is the longest bridge over a river in Pakistan, and which is only 2 kilometers or less than 2 kilometers. This is going to be 12.2 kilometers long bridge. The NED Technology Park in Pakistan is the first technology park with a cost of rupees 25 billion. This innovative collaboration with the Kuwait Investment Authority will surely enhance IT sector overreach. Malir Expressway project's first segment of 15 kilometers stretching from Qayyumabad to Qaidabad is going to be completed in 2024 at a cost of rupees 27.58 billion. Nabisar to Vajiyar project has been designed to provide water supply to independent power producers located in Thar block at a cost of rupees 69.5 billion. M9 M5 link road project is 22 kilometers road project. Its toll collection has commenced for the initial 7.2 kilometers. The last part, just the termination, there's a flyover to be constructed for on the M9, and inshallah that work has also been given as a deposit work, and it will start and be completed soon. Dhabeji Special Economic Zone project comprising 1,530 acres industrial zone at Dhabeji Thatta under the China-Pakistan Economic Corridor. So now I would briefly like to talk about the unprecedented floods of 2022, how the valiant people of Sindh weathered these floods, the resilient people of Sindh, how they came out of these floods and came out stronger. Sir, we had hardly recovered from COVID-19 pandemic and the 2020 floods
when in the year 2022 we were hit with a grave human tragedy in the shape of unprecedented floods. These calamities have tested the strength and unity of our people, but I am proud to say that Sindh has shown its true spirit in the face of adversity. The floods that struck Sindh caused massive devastation, impacting 70% of the province. Over 2 million houses were damaged or completely destroyed, leaving 12 million people homeless and vulnerable. Our schools, the bedrock of our children's future, suffered immensely, with more than 50% of them being partially or fully destroyed. Over 8,400 kilometers of roads were washed away, disrupting transportation and access to basic amenities. The agricultural sector, which sustains the livelihood of many in our province, faced significant losses, with thousands of tons of ready-to-reap crops destroyed. We knew that we couldn't solve all the problems overnight, but we committed to alleviate the suffering and started the journey of rehabilitation and recovery. Our initial efforts focused on rescue and rehabilitation of the affected people, aimed at minimizing losses and prevention of flood-induced pandemics. We accordingly recalibrated our development portfolio and rechannelized recurring revenues for rehabilitation. Around 117 billion rupees were spent on these operations. Continuing the efforts, our government allocated more than rupees 900 billion on projects of reconstruction of roads, hospitals, schools, irrigation and other infrastructure through our annual development program. Here I would like to thank our chairman Bilawal Bhutto Zardari, who reached out to the international community and friendly countries as the Foreign Minister of Pakistan and helped us get donors funding. We would not have been able to respond effectively without his leadership and endeavors. Our approach to rehabilitation has been comprehensive and strategic, addressing key issues critical for holistic and sustainable recovery of our beloved province. I would like to highlight some of the significant initiatives that we have taken. In the works and services area, emergency flood assistance program amounting to rupees 46.3 billion with the assistance of Asian Development Bank has been approved, whereby 1,662 kilometers road network badly affected by the 2022 floods is rehabilitated. Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project. The Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project was approved for a duration of 3 years with World Bank as financing partner. In the fiscal year ending 23-24, following milestones have been achieved. In the infrastructure side, damaged roads, total 31 in number, are completed. 44 other roads will be completed in 19 districts by 30th of June 2024. 57 water supply drainage schemes will be completed in 5 districts by 30th of June 2024. Livelihood restoration, 90,778 beneficiaries have been facilitated through cash for work program in 14 districts. 48,000 more beneficiaries will be facilitated through cash for work program in 14 districts by 30th of June 2024. Through this program, short-term opportunities are provided to people for earning income by participating in disaster cleanup and restoration of community-level infrastructure. For institutional strengthening, 16 satellite stations have been completed. 4 district hospital facilities will be completed in 4 districts by June 30, 2024. Moreover, refurbishment of government hospital emergencies have been completed in 10 districts. The Sindh Flood Rehabilitation Project, the irrigation side, the government of Sindh took immediate repairs of 33 works, plugging, closing and strengthening 208 bridges, relief cuts and repaired pumping stations during the current financial year. This also included 32 critical works severely damaged through the works of floods of 2022 and that needed immediate rehabilitation. मैं जैसे भाई ने कहा थोड़ा सा इसको फर्दर इलैबोरेट करना चाहता हूँ. जो 2022 का फ्लड आया था स्पीकर साहब, हम सब उससे अफेक्ट हुए थे और लग रहा ये था कि ये इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि शायद हमें सालों नहीं डेकेड्स लगेंगे, दसियों साल लगेंगे इससे निकलने में. लेकिन सलाम है सिंध के लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी एडवर्सिटी में उसी साल, मुझे अच्छी तरह याद है अक्टूबर या नवंबर 2022 था, अक्टूबर का एंड था, मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ हेलीकॉप्टर पे जा रहा था और पानी देख के उन्होंने सिंध में कहा ये तो लगता है कि आप 1 साल इस पानी को नहीं निकाल सकेंगे और आप
गंदम नहीं, गंदम क्या कॉटन भी आपकी शायद ना हो सके, लेकिन सिंध के लोग थे, हुकूमत का रिजॉल्व था। और सबसे ज़्यादा हमारी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कांस्टेंट एडवाइजरी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पानी निकला, हमारा 2022-23 वाला रिकॉर्ड गंदम की फसल थी और 23-24 वाली उससे भी बड़ी गंदम की फसल हुई है। आपने देखे होंगे इस वक्त नंबर्स आए, हमारी जो टारगेट्स थे जीडीपी ग्रोथ के, वो कहीं पे भी मीट नहीं हुए सिवाय एग्रीकल्चर के, जिसने एक्सीड किए अपने टारगेट्स। और ये वजह थी, और उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन सूबा सिंध की थी, और ये वजह थी, और ये सिंध के लोगों को सलाम है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सहारा दिया अपनी मुश्किलात के बावजूद। सर, इसके साथ में ये एग्रीकल्चर में 80% of standing crops in the province of Sindh we took prompt action for revival of agriculture sector. In the first instance, minimum support price of wheat was increased from 2,200 to 4,000 to encourage farmers to grow wheat for Rabi season. A total of 147,446 farmers were provided with rupees 3.447 billion through Benazir Income Support Program for reimbursement of wheat seed. So इसके बाद मैं ये उर्दू में बता देता हूँ। मेरा ख्याल है जो सबसे कामयाब, सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल प्रोजेक्ट जो शायद सिंध में नहीं पूरी दुनिया में हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों। ये हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग ऑफ फ्लड अफेक्टीज, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सब दोस्तों को दे दूं। जब फ्लड आया 2022 का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपने सारे दौरे मनसूख किए और पूरा सिंध उन्होंने वो गए, और उन्होंने जहाँ जाते थे लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड होती थी गरीबों की, जिनके कच्चे घर थे, कि जी हमारा घर गिर गया, हमें घर बना के दे। एक दिन चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि जी हमने ये घर बना के देने हैं, आप ज़रा इस पर वर्किंग करें। मैंने रात को बैठ के वर्किंग की, कुछ लोगों से बात की, पता किया कि कितने घर, अंदाज़न उस वक्त तक तो अंदाज़ा भी नहीं था, एक एस्टिमेट लगाया, उस एस्टिमेट से भी ज़्यादा घर गिरे थे। जब वो देखा और पैसे देखे कि कितने लगेंगे, तो मैंने कहा मैं मुनासिब है कि बात ही ना करूं इसकी आगे, और चेयरमैन साहब शायद भूल जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब मिले तो पहली चीज़ मेरे से ही पूछी कि आपने क्या किया। तब मुझे पता चला कि जी अब ये करना पड़ेगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अगेन चेयरमैन साहब का कि उन्होंने साथ दिया। हम ज़ीरो से शुरू हुए थे, हमारे पल्ले कोई 1 रुपया नहीं था फॉर दिस स्कीम। और मैं आपको बताऊं, इससे इतने ही बड़े फ्लड्स, खैर ये सबसे बड़ा था, लेकिन इसके टक्कर के फ्लड्स 1976, 1994, 2010, 2011, 2020 वाला भी फ्लड भी आए थे। कभी किसी हुकूमत ने घर बनाने की बात नहीं की, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने घर बना के देने। हमने शुरुआत की, तकरीबन 21 लाख घर हैं जो डैमेज हैं। हमने कहा अब ये कैसे पॉसिबल होगा। वर्ल्ड बैंक से बात की, चेयरमैन साहब से मदद ली। जनवरी 2023 में हमने इस पे एक्चुअल काम, इसलिए तब तक तो हम पानी को इवैक्यूएट करने में लगे थे, एक्चुअल काम शुरू किया जनवरी में ही। हम गए जिनीवा, उधर हमने अपना पहला केस तैयार किया, और चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन सब ने हमारी उस ब्रीफ के बाद इस प्रोजेक्ट की डोनर्स को सपोर्ट की जो भी थे। एज अ रिजल्ट उस कमरे से निकलने से पहले $500 मिलियन की कमिटमेंट वर्ल्ड बैंक ने दी हमें शुरू में। तो हम ज़ीरो से शुरू हुए, $500 मिलियन हमने जमा किए, और उसके बाद आज तक $200 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिए, $400 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए, और हमारे अपने 50 अरब रुपए हम और 50 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से। वो खैर लंबी स्टोरी है कि उनके अभी पैसे नहीं आए, लेकिन उन्होंने अगले साल वादा किया है कि दे देंगे। हमने अपने 25 अरब खर्च किए, 25 अरब इस अगले साल में रखें, और हम इंशाअल्लाह ताला तकरीबन, अभी भी हम कुछ शॉर्ट हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है
कि इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी, हमने प्लान इसको ऐसा किया था कि इतना ट्रांसपेरेंट रखें कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आके कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सके। किसी ने अगर एक घर भी किसी को मदद करनी है वो भी मदद कर सके। और इस वक्त तक हम तकरीबन 7,700 घर प्राइवेट सेक्टर से फाइनेंस करा चुके हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इतना अच्छा डेटाबेस है हमारे पास कि एक डॉक्टर थे टंडो मोहम्मद खान के रहायशी जो अमेरिका में कुछ 10-15 साल से, उनका गांव भी डूब गया था, उनको पता चला तो उन्होंने कांटेक्ट किया सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज को और कहा कि जी मैं टंडो मोहम्मद खान के अपने गांव या उस यूनियन काउंसिल में 10 घर सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि ये खवातीन जो है आइदर विडोड और डिवोर्स जो बच्चों का ख्याल कर रही है उनको जाए। हमने उन्हें इमीडिएटली लिस्ट भेज दी, इसलिए कि हमारे पास वो डेटाबेस मौजूद है। इन 21 लाख में से 8 लाख खवातीन हैं जिनको हम घर बना के दे रहे हैं और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसमें दोस्तों को कि मैं क्यों कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे, आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं हुआ है। इससे पहले नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, हुकूमत ने 8 लाख घर बनाए थे उसके लिए, उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल या चले 1.5 साल हुआ है बनाते हुए। हम 1,25,000 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.5 से 6 लाख के दरमियान घर हमारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन में, और हमारे पास फंडिंग तकरीबन 15-16 लाख की मौजूद है इस वक्त। बाकी आखिरी 4-5 लाख की हम अरेंज कर रहे हैं और ये काम रोज़ाना हम 1500 घर कंप्लीट करते हैं, जो हम बढ़ा के 3,000 पे ले जाना चाहते हैं। इसका क्वांटम क्या है? ये घर की जो टोटल हमने आबादी निकाली, इसलिए कि हमारे पास जैसे मैंने बताया डेटाबेस है, तकरीबन 1,60,00,000 लोग मुस्तफीद हो रहे हैं इससे। इनको हम फ्री लैंड टाइटल, जो मैं बताना भूल गया, चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक इन सबको मालिकाना हुकूक भी उस ज़मीन के दे रहे हैं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठे उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं, ख़वातीन को, वो उस घर की जो खातून है उसको। और ये 1,60,00,000 घर लोगों को घर बना के देने का मतलब है कि दुनिया के 154 ममालिक से बड़ी आबादी, यानी अगर ये सारे हम एक मुल्क बना दें तो 154 मुल्क की आबादी इन लोगों से कम है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त और घर बना के दे रहे हैं। तो दिस इज बाय फार द बेस्ट सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट और इंशाल्लाह ताला इसी मॉडल को हम लेके आगे जाएंगे। और ये घर कैसे बन रहे हैं? ये कोई महल बना के नहीं दे रहे। एक कमरा है, लेकिन वो एक कमरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट। जो फ्लड लेवल थे उससे भी 2 फीट ऊपर हम उसकी प्लेंथ बनवाते हैं उनसे। वो खुद घर बनाते हैं, कोई ठेकेदार नहीं है इसमें, किसी को ठेका नहीं दिया जा रहा। इन सब के तकरीबन 8.5 लाख के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। ये सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आ गए हैं। जिन लोगों ने कभी बैंक देखा नहीं था, उनको बैंक अकाउंट का पता नहीं था, उनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुई और ये सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे और उनकी कंप्लीट गाइडेंस पे ये पूरा किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड इंशाल्लाह ताला हम इसको और बेहतर करेंगे। और उन इलाकों में जहाँ कच्चे घर लोगों के हैं, शहरों में जो कच्ची आबादियाँ हैं, उसके लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है कि उनको भी हम पक्का करके दें ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और इंशाल्लाह ताला ये जो अगले 5 साल हैं इसमें हम ये अचीव करने में कामयाब होंगे। सर, मैं वेरी ब्रीफली आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो कि मेजर, जैसे ही हमारी हुकूमत आई थी, द फर्स्ट थिंग दैट केम वाज रमज़ान। So the government, our government, I entered office on 26th of February 2024 and the holy month of Ramzan was approaching within 2 weeks. In order to provide relief to the people of Sindh, the Ramzan relief package worth rupees 22.1 billion was provided as targeted monetary assistance to 4.42 million families through the Benazir Income Support Program. Again, a very transparent system. The Benazir Income Support Program again is the single most recognized program in the world for social protection. कई सारे मुल्क हमें कॉपी कर रहे हैं और ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की
ब्रेन चाइल्ड थी जब वो सदर पाकिस्तान थे कि उन्होंने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत बड़ा मसला था उनकी पेंशन्स का। उस सिलसिले में हमने एडिशनल फंड्स तकरीबन 22 अरब रुपए उनको दिए। टोटल ओवरऑल इंक्रीज 55 अरब रुपए हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इस तरीके से हम 11,657 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के पेंशनरी ड्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला अगले साल के पहले महीने में ऑल पेंशनरी लाइबिलिटीज़ विल बी क्लियर्ड एंड देयर शैल बी नो पेंडिंग पेंशन क्लेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके। सर, हमारा आइन कहता है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट 2 से 3 महीने के लिए आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सूरत हाल हुई, सेंसस हुआ, सेंसस के और ये भी आइनी रिक्वायरमेंट थी कि जी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, इस वजह से डिले हुए। तो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम August 23 to the end February 2024 the entire development activity in the province was halted on approval of new schemes and execution of ongoing schemes where tenders were not initiated. However, when we assumed the government, we focused on resuscitating the development regime and set the ball rolling again. We made significant strides in infrastructural and social sector development, and the pace of development activity resulted in highest ever development spending in province for the current financial year. Sir, हमने क्या किया था जब जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ख़त्म होने में 1.5 महीने से कम रह गया था और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने इंस्ट्रक्ट किया। उस वक्त 1500 से ऊपर नई स्कीम्स थी और उन्होंने 1.5 महीने में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 764 स्कीम्स अप्रूव की और वी वर रेडी टू वर्क। हमने जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी उसकी एडिक्वेट फाइनेंसिंग रखी। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन, नई स्कीम्स की अप्रूवल भी बंद कर दो, जो टेंडर नहीं हुई आप इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचता था कि असेंबली की अप्रूव स्कीम्स को वो बंद करे कि ना आगे चलाओ, लेकिन जी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हम कुछ कहते थे तो कहते थे कि जी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद इस साल, और मैं आगे बात करूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। In a previous administration, the collective focus remained on combating natural disasters. Now Sindh is poised for growth. So we aim to enhance provincial revenues through resource mobilization by way of introducing few minimal taxes, rationalizing the existing ones, and equalizing the tax rate with sister provinces and federal authorities. The economic revival requires limiting ourselves to essential expenditures, completing capital projects, and making Sindh an investment destination. Sir, now I would like to unveil the fiscal plan of the 4th consecutive tenure of the Pakistan People's Party government in Sindh, starting from the revised estimates of current financial year. Mr. Speaker, sir, the revised estimates for provincial expenditure have been proposed at rupees 2,252 billion for the year 2023-24 as against the budget estimates of rupees 2,282 billion. It includes revenue, capital and development expenditure. Now I would like to present the main features of provincial expenditure. For current revenue expenditure, revised estimates for the year 2023-24 have been pitched at 1,584.2 billion, representing 25% increase against current year's budget estimates of 1,411 billion. The increase is mainly due to employee-related expenditure. For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at rupees 139 billion, showing an increase over current financial year's budget of rupees 136 billion. This increase is due to surging rupee dollar parity within the range of rupees 275 to rupees 307 per US dollar, raising the expenditure towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 93.6 billion as compared to the budget estimates of rupees 88.2 billion for the current financial year 2023-24. So the development expenditure. So here I would like to state, और मैं पहले बता चुका हूँ, that our previous government presented the budget last year keeping in view end of its constitutional tenure in August 2023.
We planned the development process so well that the pace of development activity continued even during the caretaker setup. It should have continued even more, even at a higher rate, but unfortunately I told you what the ECP did. It is because of this planning that the current fiscal year has witnessed the highest development expenditure ever. We estimate that the development expenditure will cross rupees 480 billion in the current financial year as against rupees 313 billion in last financial year. It is important to draw the House attention to the fact that federal government in 2023, ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर, पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने 52.9 बिलियन फेडरल PSDP में रखे फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स, और ये बड़ी मुश्किल से रखे गए थे इसलिए कि उससे पहले 4 साल सूबा सिंध को कोई एक स्कीम नहीं दी थी, वो जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने। और फिर जब हम कोalition का पार्ट बने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी फेडरल के गवर्नमेंट के लोग, उनके प्रेशर की वजह से और उनकी जस्टिफिकेशन की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 53 अरब रुपए डाले थे 2023-24 में फेडरल PSDP में फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ इन 53 अरब से। सो मच सो कि 29 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से 8-9 दिन पहले, केयर टेकर गवर्नमेंट एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपेंडिचर है उन सबको निकाल दो। अच्छा, सिंध को मैंने आपको बताया पिछले 4 साल में एक स्कीम नहीं दी, तो हमारे तो सारे नए प्रोजेक्ट्स थे। 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सिंध के निकाल दिए इन लोगों ने। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने दोबारा केस पेश किया NEC में, हमने रिवर्स कराई वो डिसीजन केयरटेकर गवर्नमेंट की, और वो 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दोबारा इंक्लूड हुए। और ये जो साल अभी आ रहा है उसमें पिछले साल उन्होंने 23 अरब रुपए रखे थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, जो जिसमें 88 अरब थे, और 25 अरब रुपए रखे थे हाउसिंग के लिए, 5 अरब एजुकेशन के लिए। अगले साल इन पहले प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। अब ये हमने उनसे ये पैसे लेने भी हैं, और मैं ज़रूर अगस्त हाउस को, अपने कॉलीग्स को उसकी अपडेट देता रहूँगा कि कितने पैसा है, ताकि हम आपकी भी मदद और आपकी आवाज़ भी हमारे साथ हो फेडरल गवर्नमेंट से अपना हक लेने के लिए। मैंने ये सारी So moving to the figures, the revised estimates for 23-24 for provincial development expenditure stand at rupees 549.5 billion. It includes 283 billion for provincial ADP, 24 billion for district ADP, and 240 billion for foreign project assistance. सर, कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पिछले साल हुई। हमने सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम 6.12 अरब रुपए का कंप्लीट किया है। खिपरो से उमरकोट रोड 4.1 अरब रुपए का हमने कंप्लीट किया है। Reconditioning of Mehran Highway from Landi, Karachi to Port Qasim, 1.76 billion. Construction of new 100 MGD pump house at Dhabiji costing 1.62 billion. आप अगर rehabilitation, reconstruction of Shara Noorjahan from Abdullah College to Kalandiya Chowk, costing 3.36 billion. Benazir Institute of Urology and Transplant, District Shahid Benazirabad में 1.5 अरब रुपए की हमने कंप्लीट की है। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल्स बजट बुक्स में भी हैं, और आपको एक और किताब मिली होगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। मैं वक्त नहीं लूँगा आपका डिटेल्स को बताने के लिए। Provincial receipts are combination of federal transfers and provincial receipts पे आता हूँ। Sindh is largely reliant on federal transfers being principal component of our resource envelope. It comprises share from divisible pool and straight transfers. Revised estimates of federal transfers are proposed to be rupees 1.395 trillion as opposed to rupees 1.353 trillion for the financial year 2000, as budget estimates of 1.353 trillion for financial year 2023-24. Revised estimates for divisible stand at 1.264 trillion rupees as against budget estimates of 1.255 trillion, and customs and federal excise duties of rupees 179.6 billion and rupees 81.98 billion respectively. Revised estimates for straight transfers stand at rupees 97.44 billion against budget estimates of 64.42 billion for the year 2023-24.
We expect to receive the budgeted amount by the end of current financial year 2023-24. ये सारे पैसे हमें मिले नहीं हैं, अभी 2 किस्तें आनी बाकी हैं, एक 17 को शायद ना आए, ईद का दिन है उसके बाद आए, या हो सकता है आज आखिरी दिनों को हो सकता है आज आ जाए हमारी सेकंड लास्ट किस्त, और एक 30 जून को जो किस्त आनी है तब वी आर होपिंग दैट द फेडरल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस विद दिस मनी। सर, हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में मैं बता दूं, हम सबसे ज़्यादा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस हमारा अगेन एक सक्सेस स्टोरी है। सिंध सेल्स जो हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है हमने 2012-13 में बनाया था। 18th अमेंडमेंट से पहले ही वैसे तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हमेशा से, लेकिन फेडरल उसको कलेक्ट करती थी। 2002 की वक्त में इस प्रोविंशियल असेंबली ने उस वक्त में उनको इजाज़त दे दी थी, और जब आखिरी उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट किया तो उन्हें तकरीबन 14.5 अरब रुपए कलेक्ट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने, जो सिंध हुकूमत को दिए थे। हमने वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशलाइज किया, NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड में उसको लिखवाया स्पेसिफिकली, और पहला प्रोविंस थे जिसने वो कलेक्ट करना शुरू किया। पहले ही साल में हम 14.5 से 25 अरब पे गए, और ये जो साल गुजरा है उस पे हमारा टारगेट 235 अरब रुपए है फॉर सेल्स टैक्स एंड सर्विस, और इंशाल्लाह ताला हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 78 बिलियन का है, उसके साथ साथ हमारी जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ हैं वो इस साल के 475 बिलियन टोटल होने हैं। इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस हमें इस साल मिली है, एंड दिस ऑल गोज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो तकरीबन 240.07 बिलियन है, और इसकी और 4.9 बिलियन ऑफ बजटरी सपोर्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगी। सर, अब मैं 2024-25 की बजट पे आता हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला हम पास कराने जा रहे हैं। सर, ये बजट और अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इस मैनिफेस्टो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनवेल किया था, हमने अपनी सारी बजट और अगले 5 साल इस पे मॉडल करने हैं जो उन्होंने बातें कही थी, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वफाक से ताल्लुक़ रखती हैं जो हम नहीं कर सक रहे, लेकिन जो सूबाई दायरेकार में आती हैं इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने जो एक नई सोच की बात की थी, उस नई सोच के साथ हम इस बजट पे पहले साल से काम कर रहे हैं, और मैं बताऊंगा उसके बारे में कुछ आपको। So the budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,056 billion, and as I told you earlier, it is a balanced budget. हमारी जो इनकम है उसी का हम उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमारी पिछले सालों में डेफिसिट बजटिंग हो रही थी, लेकिन इस साल हम बैलेंस बजट लेके आ रहे हैं लोगों को होप देने के लिए, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट के टारगेट्स बहुत ह्यूज हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम अगर ये टारगेट्स पूरे हुए तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरे जो प्लान्स है उसमें कामयाब होंगे। So current revenue expenditure for the next financial year is pitched at rupees 1.912 trillion, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees, and raise in pension expenditure as well as increase in pension. Major sectors which are going to record enhanced budgetary provision for next year given the impact in general public welfare are as follows. Sir, हमारा सबसे बड़ी contribution education में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस वर्सेस 334 बिलियन जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में था, और दिस इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल। ये 36% इंक्रीज है, और ये हमारी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 25% बनता है। The provision of funds for Sindh Higher Education Commission is rupees 34.5 billion against last year's budget of rupees 23 billion. Universities का आपने सुना होगा फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक यूनिलैटरल फैसला करके
आज से कोई 15 दिन पहले हमें पता चला और हमें सिंध हाई एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि जी वो कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं रखेगी, जबकि NFC अवार्ड और CCI की डिसीजन है कि जब तक अगला NFC अवार्ड आए दे हैव टू कंटिन्यू फंडिंग द यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने उसको 2011 पे फ्रीज कर दिया। हमें अपने पास से, जो पहले हम कभी नहीं करते थे, हमने पहले साल 5 अरब से शुरू किया और अब 34 अरब रुपए हम यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपनी फंडिंग रोक दी थी। जब हाई एजुकेशन कमीशन ने मुझे लिखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, मैं ग्रेटफुल हूँ PM साहब का कि उन्होंने जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं आप ये यूनिवर्सिटीज़ के पैसे दोबारा शुरू करें। तो वो तकरीबन 12 अरब रुपए जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को मिल रहे थे वो मिलेंगे नहीं, तो एक और गैप हो जाता हमारे पास। Sindh government provides free textbooks to all students of pre-primary to matric in all government schools as well as its partner schools. For this purpose, the budgetary allocation for distribution of textbooks has been enhanced from rupees 2.5 billion to rupees 7.5 billion in 2024-25. Furthermore, rupees 12 billion has been allocated for purchase of furniture and fixtures in 3 phases, out of which rupees 4 billion has been earmarked in 2024-25. Rupees 6.875 billion are allocated in the Sindh Reform Support Unit budget, which includes 2.375 billion for restoration of flood-damaged schools. Rupees 1.65 billion has been allocated for operationalization of non-formal education centers in district to reduce out-of-school children's rate. Moreover, rupees 800 million has been allocated for girls' stipends to encourage female literacy rate have been provided in budget 2024-25. सर हमारा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आफ्टर एजुकेशन जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो इस असेंबली के जरिए हम रिक्वेस्ट करेंगे बजट अप्रूव करें, वो है हेल्थ सेक्टर। फॉर द इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी इन द हेल्थ सेक्टर द बजटरी प्रोविजन हैज बीन प्रपोज्ड एट रुपीज 300 बिलियन अगेंस्ट रुपीज 227.8 बिलियन लास्ट ईयर विद एन इंक्रीज ऑफ 32%। मैं सर और डिटेल्स छोड़ रहा हूँ। सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग यानी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारा तीसरा सबसे बड़ा हेड जाता है, उसमें 172 अरब रुपए हम प्रपोज करेंगे कि खर्च करें। लोकल काउंसिल्स जो कि 3rd tier गवर्नमेंट्स हमारी हैं, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले जब पिछले साल हमने बजट अप्रूव किया था तो इन लोकल काउंसिल्स को 80 अरब रुपए मिलता था। ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल जुलाई अगस्त में हमने उसको बढ़ा के 120 अरब किया था। अगले साल 160 अरब रुपए हम प्रपोज कर रहे हैं फॉर लोकल काउंसिल्स, और ये हर लेवल पे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने डिलीजेंटली काम करके हर लेवल पे इंक्रीज होंगी। एक जो मुझे रेडली याद है, बाकी तो हर एक के अलग अलग हैं। जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनको हम, जो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं उनको 5 लाख रुपए देते थे, उनको अब 5 लाख की बजाय 10 लाख दिए जाएंगे। और जो अर्बन एरियाज़ में यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन कमिटीज़ हैं, उनको 5 लाख उनको भी देते थे, उनको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे अगले साल से, ताकि वो कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरीज दे सके और कुछ काम भी कर सके। इस तरीके से हर लेवल पे पैसे बढ़ाए गए हैं सर। उसके बाद इरिगेशन और इरिगेशन सेक्टर जो है हमारा, उसमें 35.9 बिलियन है। एग्रीकल्चर में 30.7, तो ये वाटर जो इरिगेशन से रिलेटेड तकरीबन 65 अरब रुपए इधर जाते हैं हमारी इरिगेशन के और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसके अंदर 7.62 बिलियन रुपीज़ हैं जो हम सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर 12.26 बिलियन है फॉर सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम। सर एक बड़ी एक्सपेंडिचर हमारी है सैलरीज़ की। आपने देखा होगा महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है, फिर टैक्सेस भी फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो हमने बड़ा गौर विचार किया इस चीज़ के ऊपर कि सैलरी इंक्रीज़ क्या होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड 25% ग्रेड 1 to 17 और 22% 1 to 16 और 17 अबव 22% की। पंजाब हुकूमत ने भी कल बजट अनाउंस किया, उन्होंने भी यही इंक्रीज़ की। हमने बैठ के बड़ी डिटेल्ड वर्किंग की। हमने देखा कि जो मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं, वो आगे उस पर आऊँगा, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 37,000 रुपये हो। अच्छा 37,000 रुपये अगर मिनिमम सैलरी करते हैं तो हम सरकारी मुलाजिम को भी तो 37,000 रुपये दें। अगर हम 25% बढ़ा रहे थे तनख्वाह, ग्रेड 1 to 6 वाले सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका था हमारा,
तो वो जो एंट्री लेवल थी उसकी तनख्वाह इस वक्त 28,000 रुपये है, वो 4,000 के करीब बढ़ के या 34,000 बन रही थी, 37 नहीं बन रही, 33,000 समथिंग बन रही थी। तो हमने क्या किया है कि ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर 30% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपये नहीं बनती, इसलिए कि अगर आज मैं ग्रेड 1 में नौकरी करूं तो मुझे तकरीबन 32-32,500 रुपये ये 30% बढ़ने के बाद मिलेंगे, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 37,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए, तो हम एज पर्सनल पे उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है, हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपये हो जाए। ये सारे एम्प्लॉयज़ के साथ होगा और ये अफेक्ट होगा ग्रेड 1 to 6 तक। 6 के बाद ये नहीं होगा। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस, हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। मिनिमम वेज की मैंने बात की। We are proposing that the minimum wage in this province be set at rupees 37,000. I know this is a proposal, और फिर हमारा लेबर डिपार्टमेंट एक तरीक़ाकार होता है जिसमें एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट साथ बैठ के एग्रीमेंट करती है। मिनिमम वेज बोर्ड होता है, वो मिनिमम वेज बोर्ड से हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि ये 37,000 रुपये की तनख्वाह पूरी हो। करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आता हूँ। अगले साल हम 184.8 बिलियन दे रहे हैं अगेंस्ट 136.256 बिलियन। इसकी मैं आपको मोटी मोटी बता दूं कि इसमें एक तो हम जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स होती है करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो आता है, फिर हम वायबिलिटी गैप फंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर तकरीबन 60 अरब रुपए उसके रखे जा रहे हैं इसमें फॉर दी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बड़ी ये हैं। फिर जो पेंशन फंड और उसको फंड करने के लिए ताकि हम आगे पेंशन की बोझ में, और मैं प्रॉब्ली आज बहुत लंबी हो जाएगी स्पीच, अपनी वाइंडिंग अप पे ज़रा बताऊंगा कि हम क्या स्टेप्स रिगार्डिंग पेंशन्स लेना चाहते हैं इन द फ्यूचर ईयर्स। अब आते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। सर, Sindh is in dire need of infrastructure development post 2022 flood devastation. Because of the unwavering support of international donor agencies, we were able to steer the development activities in the last 2 years on a sustainable basis. I would like to thank all the international donor agencies for their support and commitment to the government and the people of Sindh. Here, I, as leader of the August House, would once again like to thank the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, who, while being the Federal Foreign Minister, keenly focused on effective collaboration with foreign countries and international development agencies. Resultantly, Sindh government was able to revive appropriate and timely assistance, able to receive appropriate and timely assistance of our foreign development partners. Budget estimates for year 2024-25 for provincial development expenditure stands at 959.1 billion. ये हाईएस्ट एवर है। अच्छा, मैं अगर इसमें 60 अरब जो वायबिलिटी गैप फंड के आप बताएं तो ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बजट है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, अक्सर बात होती है कि आप घटाएं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं और करंट एक्सपेंडिचर घटाएं, टोटली एग्री विथ इट। सिंध का बजट का 33% से ज़्यादा डेवलपमेंट में जा रहा है, इस साल प्रपोज्ड है, और बाकी वफाक और अभी 2 सूबों की आई, मैंने एक की तो नहीं, कल जो आई है बजट उसमें देखिए उनका डेवलपमेंट बजट 892 अरब रुपए है और उनकी 5 ट्रिलियन की बजट है, 5,000 अरब से ऊपर की बजट है, हमारी 3,000 की बजट है। तो उनकी बजट भी हमसे तकरीबन 60 गुना ज़्यादा है और हमारी एक्सपेंडिचर उनसे 200 अरब रुपए ज़्यादा है डेवलपमेंट की। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। सर, इस जो बजट में मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर एडीपी के भी रखे हैं टोटल। So now I'll come to the revenue receipts. Federal transfers depend on annual collection
by the Federal Board of Revenue. We appreciate the federal government's commitment to achieve the annual targets, thereby assuring transfers to Sindh government according to the plan in the current financial year. We hope to receive funds according to estimates of the next financial year 2024-25 as well. With this hope, budget estimates of federal transfers have been set at rupees 1.9 trillion for the financial year 2024-25, including rupees 1.7 trillion from divisible pool component and rupees 6.4 billion for state transfers and 46.9 billion for OZT grants. The estimate shows an increase of 40.5% over budget estimates of 1.35 trillion in current financial year. सर हमारे प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यूज की बात करें, वी प्रोपोज बजट एस्टिमेट of tax revenues of rupees 661.9 billion for financial year 2024-25 against 469.9 billion in the current financial year. Next year's collection target for Sindh sales tax on service has been set at rupees 350 billion against 235 billion for the year 2024, and I'm sure that the Sindh Revenue Board will actually exceed these targets and surprise us once again. Likewise, the revenue collection targets under excise and taxation is rupees 238 billion as compared to last year's 143.27 billion, and targets for levies under Board of Revenue have been set at rupees 60.7 billion against last year's rupees 55.218 billion. Here again, I'm sure that the excise minister will surprise us, and he's brought in new schemes which will give us windfall revenues in the coming financial year. I would like to apprise this August House about the transforming political and economic condition in the country. Government of Sindh has been exploring avenues to finance the rising demand and cost of infrastructure development at concessional rates. However, Sindh needs a sustainable solution to its ever-increasing financing needs. It calls for levying new taxes, rationalizing the prevailing regime, assuring relief to poor segments, and capturing the potential revenue from the affluent sections. Therefore, we have also proposed the levy of a few new taxes, which are expected to generate additional revenues of rupees 76.8 billion in the next financial year. Budget estimates for non-tax revenues have been proposed as rupees 42.9 billion. Other major components of annual receipts are related to foreign project assistance, federal PSDP, and budgetary support allocation. Budgetary estimates for 2024-25 for FPA are again estimated at a record rupees 334 billion, covering 27 foreign assisted projects from Asian Development Bank, World Bank, USAID, Islamic Development Bank, Asian Infrastructure Bank, Exim Bank, Korea, and JICA. Federal PSDP, they have committed, as I told you earlier, कि पिछले साल 52.9 थे, हमें पैसे मिले नहीं. इस साल जो PSDP आ गई है, आप सब ने दोस्तों ने अगर देखी हो, तो उन्होंने 76.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के लिए मुख्तस किए हैं. अब ये हमें पैसे उनसे लेने, और ये सारी स्कीम्स अप्रूव्ड है, कोई कदगन नहीं है, इसलिए कि ये एक साल पुरानी अप्रूव्ड स्कीम्स थी जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने निकाल दी थी अनफॉर्चुनेटली. सर, एनुअल डेवलपमेंट प्लान के बारे में ब्रीफली बताऊंगा. बजट एस्टिमेट्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आई टोल्ड यू इज रुपीज 959.1 बिलियन. It includes 493 billion of provincial ADP, 55 billion of district ADP, 334 billion for foreign project assistance, and 76.9 billion from federal PSDP schemes. Salient features, sir, बता रहा हूँ. During the preparation of ADP 2024-25, the Sindh government has decided to complete maximum number of schemes continued for the last 10 years. Sir, there are no new schemes in the budget. अगर आप देखेंगे, एक भी नई स्कीम नहीं डाली, इसलिए कि हमारा थ्रो फॉरवर्ड इतना बढ़ गया. उसके साथ इन्फ्लेशन, हमें अपना कॉम्पोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स रिवाइज करना पड़ा. उसकी वजह से जो स्कीम्स अभी तक टेंडर आउट नहीं हुई हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, ज़्यादा रिविजन में जाएंगी. तकरीबन 80 अरब रुपए हमने बजट किए हैं फॉर इन्फ्लेशन, और यही 80 अरब रुपए अदरवाइज हम खर्च करते न्यू स्कीम्स के ऊपर. तो कोई न्यू स्कीम्स नहीं. हम हमारी प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अगले साल जो स्कीम्स हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थी 2021-22, 2022-23, उनको 100% फंडिंग करके कंप्लीट करेंगे. 2023-24 यानी पिछले साल जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्कीम्स दी थी, जिसमें 25% एलोकेशन थी, वो सारों को मिली नहीं, इसलिए कि अप्रूव नहीं हो सकी. अब हम उसको क्यूमुलेटिव 50% अगले साल के लिए कर रहे हैं. उसके साथ साथ
हर स्कीम जिसकी 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से कम चाहिए कंप्लीट होने में, उसको 100% फंडिंग दे रहे हैं। हर स्कीम जो 70% से ऊपर जिस पे एक्सपेंडिचर हो चुका है उसको हम फुल फंडिंग दे रहे हैं ताकि वो अगले साल कंप्लीट हो जाए। वो स्कीम्स जिसकी 50 मिलियन से ज़्यादा और 100 मिलियन से कम है थ्रो फॉरवर्ड, उसको 50% एलोकेशन दे रहे हैं, और बाकी जो स्कीम्स बचती हैं उनको ओवरऑल एक बनाया ब्लॉक हमने 20% इंक्रीज देंगे। इस तरीके से हम जो हैं 552 ऑनगोइंग स्कीम जिनमें 70% से ऊपर कंप्लीट हुआ है उनको कंप्लीट करेंगे। 849 ऑनगोइंग स्कीम जो 5 करोड़ से कम है उनको कंप्लीट करेंगे। 858 और स्मॉल नेचर ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। 80 बिलियन जैसे मैंने आपको बताया हम रख रहे हैं फॉर इन्फ्लेशन। हम टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स इसमें गई लिखा है कि टोटल कितनी कंप्लीट करें, मैं वो फाइनल उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा। वांट टू सेव टाइम हियर। मेजर जो हमारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए हमने पैसे रखे मैं बता दूं। एजुकेशन सेक्टर में 32.163 बिलियन रुपीस है। इस करंट ईयर में एक्सपेंडिचर इनका 13.82 बिलियन है। 3 टाइम्स तकरीबन आपको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कि 5 अरब और मिल रहे हैं अब खर्च करने हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ताकि। हेल्थ सेक्टर 18 बिलियन की एलोकेशन है करंट ईयर में, मैं नहीं बताता कितनी एक्सपेंडिचर हुआ है पढ़ लीजिएगा। वाटर एंड सैनिटेशन एंड रोड सेक्टर स्कीम्स जो है लोकल गवर्नमेंट की 72 बिलियन 71.959 बिलियन उसमें रखा जा रहा है। इस साल बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ है और मैं चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी स्कीम्स को देखे और इनको तेज़ कराए कंप्लीट। वाटर एंड सैनिटेशन जो हमारे लिए एक जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हमने 5 साल में इस सूबे के हर शहरी को साफ पीने का पानी मुहैया करना है, एक बहुत टॉल ऑर्डर है। उसकी हमने 22 अरब रुपए की एलोकेशन रखी, अपार्ट फ्रॉम एक ब्लॉक जो मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। और 3.26 बिलियन इस साल खर्चा था, तो हम ऑलमोस्ट 6 टाइम्स खर्चा जो है बजट बढ़ा रहे हैं वाटर एंड सैनिटेशन का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेंटर की 60.4 बिलियन की एलोकेशन है अगले साल। इरिगेशन की 31.09 बिलियन एलोकेशन है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक 6.63 बिलियन। सर हम ब्लॉक्स रख रहे हैं 3-4 अलग अलग ब्लॉक्स। एक ब्लॉक हम रख रहे हैं 25 अरब रुपए का फॉर सोलर एंड वाटर इनिशिएटिव्स। और इन सोलर एंड वाटर इनिशिएटिव जैसे मैंने बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मुफ्त बिजली देंगे। ये सोलर के 10 अरब रुपए हम अगले साल रख रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला अगले सालों में और बढ़ाएंगे ताकि हम इस 5 साल में जो चेयरमैन साहब की विजन है उसको कंप्लीट कर सकें। वाटर में एक पूरा कंपोनेंट हब कनाल की जो स्कीम है 12 अरब रुपए की स्कीम है, उसके लिए हम 5 अरब रुपए इस साल रख रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसलिए कि हमें ये जो हमारी KDA ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड ने कि हम 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जिससे तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे पानी बढ़ेगा कराची के लिए। और 1 साल में अगर वो कंप्लीट करते हैं तो हम पूरे पैसे उनके लिए अवेलेबल करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। इसलिए K4 जब तक कंप्लीट हो कम से कम कुछ रिलीफ मिले। उसके अलावा हम लाइनिंग के लिए एक ब्लॉक रख रहे हैं 10 अरब रुपए का और एक 15 अरब रुपए का और ब्लॉक रख रहे हैं फॉर न्यू डेवलपमेंट ब्लॉक्स। इसलिए भी हम पॉसिबल रख सके कि बजट की हमें आखिरी आज से 2 दिन पहले, बल्कि 2 दिन परसों यानी 2 दिन हुए चले, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनल नंबर बताया था कि क्या वो हमें देंगे पैसे। तो वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बिकॉज उन्होंने टारगेट्स अपने बहुत हाई रखे हुए। तो ये सारे कंटिजेंट हैं कि हमें ये पैसे मिले फेडरल गवर्नमेंट से। Sir, the House can recognize the shift from infrastructure development towards social sector development post 2022 floods. हमारा focus था was on reconstruction and rehabilitation of infrastructure. However, from next financial year, focus has shifted towards softer components of development in the social sectors like education, health,
सोशल प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। सर, मैं सिंध हुकूमत के मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में बड़ा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि नमाज का टाइम होने वाला है और मैं चाहूँगा कि नमाज से पहले कंप्लीट कर लूँ अपनी स्पीच। सर, our bond with Haris of Sindh is based on a commitment to improving their livelihoods. So we are introducing the Benazir Hari card, और ये ऑलरेडी बेनज़ीर हारी कार्ड जो है हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट। इंशाल्लाह ताला इसके ज़रिए हम 12 लाख फार्मर्स को 7,88,000 फार्मर्स आउट ऑफ 12 लाख हम कंप्लीट कर लेंगे जल्द इनकी रजिस्ट्रेशन, और इनके लिए हमने 8 अरब रुपए की एलोकेशन रखी है टू गिव देम सपोर्ट। सर, दूसरा हमारा मेजर इनिशिएटिव अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, वो ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड है जो ऑलरेडी जिसका इजरा शुरू हो गया है। ये सईद गनी साहब के जब लेबर मिनिस्टर थे उसके टाइम पे शुरू हुआ था, और इसके लिए भी हमने 5 अरब रुपए इन एडिशन टू द अमाउंट दे गेट फ्रॉम वेलफेयर फ्रॉम द वर्कर्स वेलफेयर फंड हमने अपने सूबाई बजट में रखा है। सर, एक और इनिशिएटिव जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी, सिंध हुकूमत इस साल से शुरू कर रही है एक इंक्लूसिव एनक्लेव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। So this year we are going to announce, I'm announcing it here now, I'm announcing a special initiative having far-reaching effect for differently abled persons. We are going to start a project of inclusive enclave for differently abled persons, which will be a vast complex spanning over approximately 80 acres, in which housing, hospital, school, rehabilitation center and sports facilities will be created. Once completed, the initiative will enable them to participate fully, equally and effectively in society with others and face no barriers in all aspects of their life. This will be a source of inspiration and awareness for society and will be helpful in eliminating any discrimination faced by one of the very important segments of a population. This will help destigmatize disabilities. Sir, इसके सिलसिले में मैं इसकी अपडेट भी दे दूं। सूबाई काबीना ने तकरीबन 75 एकड़ 80 एकड़ लिखा था, हम फाइनल उसमें कोई 75 एकड़ बन रही है। 75 एकड़ ज़मीन बलीर एक्सप्रेस वे जहाँ कुरंगी रोड से मिलता है वहाँ पे एक जगह निकली है तकरीबन 75 एकड़ की, वो सिंध हुकूमत ने रिजर्व कर ली है फॉर दिस इंक्लूसिव एनक्लेव फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हमने अगले साल के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से 5 अरब रुपए रखे। इरादा हमारा ये है, और ये कैबिनेट अप्रूव करेगी, मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी कैबिनेट की अप्रूवल इसकी नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ और लेटेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई कर लेंगे कि हम अप्रूवल लेंगे कि हम एक सेक्शन में मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की होगी उनके बोर्ड पे, जो कि वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट हों, जिनका दिल और पैशन हो, इसलिए ये पैशन से ये काम होता है। सरकार के नुमाइंदे हम बहुत मिनिमम रखेंगे और बहुत हाई लेवल पे मेरा ख्याल है चीफ सेक्रेटरी और कुछ 2-3 सेक्रेटरीज के हद तक रखेंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर के लोग रखेंगे। और हमारी उम्मीद है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट हम पेश करेंगे कि जैसे हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमें डोनेशंस मिल रही हैं, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में भी हमें ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दैट वी हैव, हम उस सेक्शन 42 कंपनी से कंस्ट्रक्ट भी कराएंगे और बाद में मैनेज भी उस सारे को वो सेक्शन 42 कंपनी करेगी। तो ये हमारा एक फ्लैगशिप है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 3-1 साल में इस, मतलब काम तो अभी से शुरू होगा, 3-1 साल में इसकी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरे सेटअप की, और हम इस पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। ये अगेन किसी और सूबे में ऐसा नहीं हुआ है। हमने ऑटिज़म 2017 से ऑटिज़म स्कूल बनाया था और अब बाकी सूबे उसको एमुलेट कर रहे हैं। हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपको पता है कि जो कामयाबी है, इस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, और अभी NEC में मेरे साथ जाम खान छोरो थे, वो कह रहे थे कि जी आप हमें सिखाएं। अभी भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे अपने बंदे हमारे पास भेजें कि देखें कि आपने ये कामयाबी कैसे की है। इस वक्त जैसे मैं बताया 700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बैनर चल रहे हैं।
सर और 2-3 इम्पॉर्टेंट सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हम बना रहे हैं। हम कराची में सेफ सिटी का आगाज़ कर चुके हैं, 3.5 अरब रुपए हम दे चुके हैं इसके लिए ऑलरेडी, और इंशाल्लाह ताला ये तेज़ी से काम चलेगा। इसके साथ साथ हम बाकी शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी हमारी हैदराबाद सक्खर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है उसमें भी ये शुरू करेंगे। सर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलराइजेशन, मैंने अभी उसको बताया कि हम अगले 5 साल में कम से कम 25 अरब रुपए, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ही होगा, हम इन्वेस्ट करेंगे इन प्रोवाइडिंग फ्री solar for people who do not have electricity here. तकरीबन 26 लाख ख़ानदान सिंध के ऐसे हैं जिनके पास जो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है। एक तो खैर वो डिस्कोस जो अभी हमारे साथ कर रही है लोड शेडिंग की कि बिजली है भी तो नहीं है, वो हम उनसे निपट लेंगे, वो निपटना आता है हमें, वो लाइट काटेंगे हम उन्हें काट देंगे ठीक है। ये हालत कर दी है। मैं कुछ दिनों पहले एक दोस्त के घर गया तो दोपहर का टाइम था, अंधेरा था, घर में पंखा भी नहीं चल रहा था गर्मी में, तो मैंने कहा लाइट नहीं, कहते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं चला रहे हो? कहते बच्चों को आदत हो जाती है लाइट की, फिर कहते हैं कि बिजली चलाओ, तो मैं इनको आदत डाल रहा हूँ कि बगैर लाइट के रहो। ये हालत कर दी है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने। तो हम सोलर पे उन लोगों को जो गरीब से गरीब तर है, जो कि अगर उनको बिजली दे भी दी जाए तो इस तरीके के बिल दे नहीं सकेंगे। इस वक्त भी बहुत लोग हैं। हम सोलर रूफटॉप्स उन इलाकों में भी शुरू करेंगे जहाँ पे गरीब से गरीब तर लोगों को हम दे सके ताकि वो फ्री बिजली उनको मिले। इंशाल्लाह ताला ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पीपल्स बस सर्विस, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। गवर्नमेंट ऑफ सिंध थ्रू द सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी embarked upon a transformative journey in October 2021. This visionary project is designed to revolutionize public transportation across the province. It serves the populous regions of Karachi, Hyderabad, Larkano, कराची सिंध असेंबली में बजट इजलास से जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 2024-25 से बजट पेश करें। दूसरी जानिब उमर अयूब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फीसद का उधर रखा गया है। यहाँ पे ये देखें, कल भी आपके प्रेस के साथियों ने फाइनेंस मिनिस्टर और उसके कॉलीग से बात पूछी कि आप एक मेहनत कश पे उसकी मोबाइल की सिम बंद करते हैं और उससे टैक्स वसूली करते हैं, पर ये पक्के के डाकू जो हैं इनके अखराजात पे कोई कतकन नहीं आती। दुबई लीक्स में इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं करता। उल्टा एफबीआर को इंस्ट्रक्शन आती है कि आपने वहाँ पे जाना नहीं है। नैब का मैंने आपको बता दिया। सो लिहाजा ये किस तरह की ये हुकूमत है, ये किस तरह के निज़ाम में हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ पे एक मुल्ज़िम को, एक शख्स को चंद हज़ार रुपए पे उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है किसी मुल्ज़िम को, और उसको 15 साल कैद सुनाई जाती है। पर ये अरबों के डाके मारने वाले लोग जो हैं ये धंधनाते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और हुक्मरान बार बार बन जाते हैं। ये सब का सब, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। इसके साथ आपकी तीसरी अहम चीज़, बजट के हवाले से बात हुई। अभी हम लोग आते हैं कि सरगोदा में जिस वक्त मैं वहाँ पे गया बैसियत है क्योंकि मुझे नॉमिनेट किया गया उस केस में, तो मैं सुबह के वक्त तकरीबन 7:55 पे मैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उससे 200 मीटर दूर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। मैं वहाँ पे उतरा और वहाँ पे एसपी और डीएसपी से बात हुई। उन्होंने कहा सिक्योरिटी सर्च हो रही है, हम लोग अभी थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। काफ़ी देर गुजरी, एक बार अटेम्प्ट की जाने की, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते हैं। पूरी पुलिस वहाँ पे राइट गेयर में उधर आके खड़ी हो गई, 6-7 थानों की पुलिस, 7 SHOs बशमूल 4 आपके एसपीज वहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा जी सर्च ऑपरेशन जारी है।
इजाज़त नहीं दे सकते हैं। उनको मैंने बताया कि आप लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चड़ साहब का और मेरा आप रास्ता रोक रहे हैं, और हमारे MNAs का। आप रियासत के टूल्स हैं, आप औजार हैं रियासत के। आर्टिकल 7 आईन पाकिस्तान का पढ़ें, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रियासत के मानी क्या है। रियासत है कौमी असम्बली, आपकी सूबाई असम्बली, आपकी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, आपकी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। Every citizen have already spoken about this और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। रिहेबिलिटेशन एग्जिस्टिंग हब कनाल, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, अगला सफ़े पे ये है। सर मैं जल्दी से बता दूँगा हाइलाइट्स हमारी क्या हैं, but I guess I'll just skip this because it is all written, it's just numbers that we are going to provide to different institutions। इसको छोड़ देता हूँ मैं। सर जो हमारी सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, जिसका नाम होप है, और आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं लेकिन एडवर्सरी हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से तारीफ की है हमारी इन एम्बुलेंसेस की और रेस्क्यू सर्विस की। और बजट इजलास के हवाले से खिताब किया जाएगा। पीपल ऑफ सिंध एंड वी आर माइंडफुल ऑफ। जहां पर मुराद अली शाह भी मौजूद हैं और बजट इजलास के हवाले से खिताब किया जाएगा। पीपल ऑफ सिंध एंड वी आर माइंडफुल ऑफ व्हाट दिस सिग्निफाइज, that we enjoy the continued trust of the people and have been able to justify this trust by consistent delivery. It is indeed humbling. The credit of this goes entirely to the workers and the leadership of Pakistan People's Party. People's recognition of Pakistan People's Party's work from 2008 to 2023 through their resounding mandate in the general elections of 2024 has reinvigorated the PPP's mission to serve the people of this province selflessly. The Pakistan People's Party secured more votes than ever before in Sindh and commands an absolute majority in the Provincial Assembly of Sindh. From Prime Minister Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who first envisioned the transfer of power to the people, to his valiant daughter, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who spent her life struggling to fulfill her father's mission. We have been guided by forces। अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तानी हज्जाज को मिना में मुश्किलात का सामना, नाकिस इंतजामात और मुतल्लिका हुक्काम की लापरवाही। सऊदी अरब में हज्जाज कराम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हाजियों ने मुतल्लिका हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मिना से एक हाजी ने वीडियो जारी कर दी, कहा हमें 9 बजे के बाद बिल्डिंग से रवाना किया गया, ना कोई मकतब वाला साथ है, ना कोई पाकिस्तानी मुआवन। इस साल कोई तरीक़ेकार है, ना कोई इंतजाम है। मकतब नंबर 266 के हाजियों को परेशानी का सामना है। मकतब नंबर 266 के हाजियों को परेशानी का सामना है। लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही, नाश्ता मिला ना कुछ और मिला। पाकिस्तानी हुकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। नाकिस इंतजामात किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में हज्जाज कराम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक वीडियो जारी की गई है। हज्जाज की जानिब से पाकिस्तानी हज्जाज को मिना में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाकिस इंतजामात और मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही। पाकिस्तान आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।